बच्चे आज हम लोग डे 13 में चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 1। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, इसका डे 13 का पार्ट 1 है। हम लोग इसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ 1 to 7 या 6 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो क्या क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट 1 2 3 4। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल डिस्कवर किया है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने क्या डिस्कवर किया था बच्चे, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831। ठीक है बच्चे। तो इसमें हमें क्या है, रॉबर्ट ब्राउन डिड नॉट डिस्कवर द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया। ठीक है बच्चे। तो मतलब हमारे पास क्या है, इसमें आपने देखना था इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं था। तो इसमें से ए पार्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी जो है ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट में बोलता है शेल्डिन एंड शिवान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। हम लोगों ने अभी पढ़ा था वीडियो में, शेल्डिन और स्वान 1839 और 1838 में एक बोटेनिस्ट था, एक zoologist था, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट था विर्च्यू, रेडोल्फ विर्च्यू एक्सप्लेन्ड दैट सेल आर फाउंड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल सही बात है ये बच्चे। फिर बोल रहा है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल बॉडी होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे और ये पहला वाला जो था वो गलत है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। बट ये क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यू सेल जनरेट फ्रॉम। न्यू सेल कहाँ से जनरेट होगा बच्चे, बैक्टीरियल फर्मेंटेशंस, गलत। रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल, रीजनरेट तो होते ही नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस, हम लोगों ने कहा अभी पढ़ा था, ये किसने बोला था, रेडोल्फ विर्च्यू ने बोला था। रेडोल्फ विर्च्यू ने बोला था जितने भी आज आप सेल देख रहे हैं ये कोई किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल की फॉर्म है, एबायोटिक मटेरियल्स नहीं। ठीक। According to the biogenetic theory, the new cells can only arise from pre-existing cells. Only complete cells in favorable condition can give rise to new cell. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास बायोजेनेटिक थ्योरी क्या कहती थी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट सिंस एवर बायोजेनेसिस। ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया। तो देखो बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिंक करते हैं, ये 12th एवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है। 12th एवोल्यूशंस में बायोजेनेटिक थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो अब यहाँ पे भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टे जो है बेटा वो क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक इन स्ट्रोमा, नहीं, ये बात तो किसी और की हो गई, क्लोरोप्लास्ट की हो गई। बोल रहा है कि इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, यस, इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। किसके केस में, क्रिस्टे है। क्रिस्टे किसको बोलते हैं, जो हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है उसकी इनर फोल्डिंग मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है बच्चे। फिर बोल रहा है हमारे सिस्टर्निया क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला है बेटा कि सिस्टर्निया हमेशा किस में होंगी, डिस्क शेप्ड गोल्गी एपरेटस में होंगी। ठीक है, सिस्टर्निया। और क्रिस्टे जो होंगे वो इनर फोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की पार्ट है। ठीक। और थाइलाकाइड के अंदर क्या होगा आपका, फ्लैट मेम्ब्रेन है सेकेंड स्ट्रोमा। थाइलाकाइड इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे। तो ये इसके आंसर भी है ना, ये आंसर आ गई इसकी, ये देखो। ठीक है, डन। ठीक बच्चे, ये आंसर है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन क्या है बेटा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कितने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये हर एक क्वेश्चन आपका नीट बेस्ड मुझे लगता है। रीज़न ये है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस। सेल हैव ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। तो ये गलत बात है बच्चे, जैसे आरबीसीज में नहीं होता है, साइव ट्यूब्स में नहीं होता है, तो सभी में न्यूक्लियस का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है
बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। तो ये भी गलत हो गया बच्चे, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, वो तो प्लांट सेल का कैरेक्टर है सेल वॉल। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोल रहा है इन प्रोकैरियोट्स देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। यस, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्कैटर्ड मैनर में कोई भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या बोल रहा है, सेल आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। ये तो गलत ही हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ का क्या आएगा, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। हाँ, आंसर भी दे रखा है ना, मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनेलीज आर surrounded by a double membrane nucleus, mitochondria, chloroplast, etc. The example of such organelles, these cells organelles absent from prokaryotes. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, ये एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज मेसोसोम, व्हाट इज मेसोसोम इन प्रोकैरियोट सेल्स, मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म। तो याद रखना बच्चे, मीजोजोम्स को हम लोग बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। ये इसके इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे जैसे प्रेजेंट होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा, ये प्लाज्मा। और इसके बाहर ये क्या है बच्चे, इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और बीच वाली सेल वॉल होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, जिसमें हम लोग बता सकते हैं मेसोसोम कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बाय द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेट ऐसे, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है और उसमें से इनवेजिनेशन जो है ये मेसोसोम। इट्स फंक्शन आर एज फॉलो, दिस एक्सटेंशन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसके फंक्शन है। दे आल्सो हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल्स। तो क्रोमोसोम्स के नंबर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इसी का रोल होता है मेसोसोम्स का। इट ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू कैरी आउट वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। इट हेल्प इन सेक्रेशन प्रोसेस एज वेल एज बैक्टीरियल रिस्पिरेशन, इसीलिए इसको बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखना है, how do neutral solute move across the plasma membrane? Can the polar molecule also move across it in the same way? If not, then how are they transported across the membrane? ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट सेपरेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू सेल एंड आउट फ्रॉम इट। सेल के अंदर जाना और सेल के बाहर आना सबस्टेंस का, वो टोटल किस पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। इट अलोज द एंट्री ऑफ ओनली सम सबस्टेंस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स एंड द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय simple passive diffusions. Diffusion is the movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration. Simple diffusion से भी इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने दो प्रोसेस याद रखने, एक इसमें क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस मेम्ब्रेन में जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें एटीपी खर्च होते हैं, और जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 2 ऑर्गेनेल्स, स्टेट देयर फंक्शंस एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोथ। एक हमारे पास क्या आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, क्रिस्टे प्रेजेंट होती है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, और इसमें एटीपी सिंथेटेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप लोग क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैरेक्टरिस्टिक एक बार इसके फीचर देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, इसका अपना राइबोसोम्स होता है, दे हैव देयर, ये वाला पॉइंट आता है आपका, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें 70s राइबोसोम्स की होती है। ठीक है,
करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट लॉन्ग विद देयर डायग्राम्स। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि लाइट रिएक्शंस, ठीक है, ये लाइट रिएक्शंस के लिए है ना, और ये वाला पार्ट आपको दिखेगा विच स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, और थाइलाकाइड में क्या होगा बच्चे, थाइलाकाइड में लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज के 7 क्वेश्चन थे। आप लोग फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा देख लो बच्चे अच्छे से, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, दे आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस, they have their own DNA राइबोसोम, hence they are regarded as semi autonomous organelles, ठीक है बच्चे। they are several enzyme intermediately required for the synthesis of various chemicals such as fatty acids, steroid, amino acids। ये फंक्शन है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है बच्चे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है। Tomorrow your next class we will be discuss from question number 7 to 14. Thank you beta.